हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बीपीएससी सारथी। तो आज हम लोग पॉलिटी ऑफ बिहार देखने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे एंड मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप इसे 2x स्पीड में सुन लीजिए एंड कीप रिवाइजिंग इट टिल एग्ज़ाम। ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ जो क्या बोलते हैं सेपरेट बिहार प्रोविंस, ये अनाउंस हुआ था 12 दिसंबर 1911 में। ओके, देर आफ्टर बिहार स्टेट फॉर्म हुए थे 1912 में। ओके, फर्स्ट असेंबली इलेक्शन इन द सेपरेट बिहार वो हेल्ड हुए थे ब्रिटिश टाइम में, वो 1937 में हुए थे। 152 सीट्स के लिए अरेंज किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एंड 30 सीट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। नो कि बिहार बाइकैमरल स्टेट है, मतलब यहाँ विधानसभा और विधान परिषद भी हैं। ठीक है, तो ये ब्रिटिश टाइम में जो 152 कॉन्स्टिट्यूंसी थी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, 70 रिजर्व किए गए थे फॉर जनरल सिटीजन्स, 15 रिजर्व किए गए थे शेड्यूल कास्ट के लिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। देन 7 रिजर्व किए गए थे शेड्यूल ट्राइब के लिए, 39 मुस्लिम्स के लिए, 4 विमेंस के लिए, 2 एंग्लो इंडियंस के लिए, 2 फॉर यूरोपियंस कम्युनिटी एंड 13 फॉर स्पेशल एरिया जैसे बिजनेस, इंडस्ट्री, लैंड ऑनर, ये सब के लिए। कांग्रेस इसमें से जो 152 सीट थी उसमें से 98 सीट्स जीते थे इलेक्शंस में। तो मुस्लिम लीग 20 सीट्स जीते थे, तो ये आप याद रखिएगा, मुस्लिम लीग 20 सीट जीते थे। तो कांग्रेस रिसीव करा एन इनविटेशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, ऑन द ऑर्डर ऑफ कांग्रेस पार्टी श्री कृष्णा सिंह सॉट एन एश्योरेंस। अब ऑन द ऑर्डर, चूँकि कांग्रेस पार्टी 98 सीट जीती थी, तो कृष्णा सिंह एश्योरेंस सॉर्ट करे थे ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस। तो इनको हुआ क्या कि इनको एश्योरेंस मिला नहीं, इसलिए श्री कृष्ण सिंह बैकआउट कर लिए, रिफ्यूज टू फॉर्म द कैबिनेट। तो बाद में जो गवर्नर थे वो मोहम्मद यूनुस खान को मतलब वहाँ उस समय का सीएम बनाया गया, जिसे पहला पीएम बोलते हैं, क्योंकि पीएम स्टेट का सीएम मतलब सीएम स्टेट का पीएम ही होता है। मोहम्मद यूनुस ऑफ द इंडिपेंडेंट पार्टी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए working government in the March 1937. Okay, so thus by forming the government, Mohammad Yunus became the first prime minister या CM कह लीजिए बिहार का बन गए थे। Okay, then after arrangement between the governor and कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुए थे फर्स्ट टाइम इन बिहार अंडर लीडरशिप ऑफ 20 जुलाई श्री कृष्णा सिंह ऑन 20 जुलाई 1937। उसके बाद हुआ क्या था कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया था प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर ऑफ द मतलब पहला प्रोटेम स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। उसके बाद 23 जुलाई को जो चूँकि प्रोटेम स्पीकर को फर्दर अपॉइंट करता है, तो ये श्री राम दयालु सिंह जी को फर्स्ट, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बिहार का फर्स्ट स्पीकर कौन बने इलेक्टेड हुए थे, तो राम दयालु सिंह। ओके, ये मतलब बिहार लेजिस्लेटिव का इंडिपेंडेंट बिहार का अलग हो सकते हैं। ओके, एंड प्रोफेसर अब्दुल बारी को डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट किया गया था इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद क्या हुआ था, इन 1939 इशू ऑफ इन्वॉल्विंग इंडिया इन सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, कुछ इशूज़ था, मतलब इंडिया को बिना कंसेंट से इंडिया को मतलब इंडल्ज किया जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार में। अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस कैबिनेट रिज़ाइन कर दिया था एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह भी स्टार्ट हुए थे, और 1939 में कांग्रेस रिज़ाइन करा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, मतलब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस भी मनाए थे। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मतलब 1939 से 45 से बनी ही नहीं। ओके, नॉट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट 1935। इलेक्शंस हेल्ड हुए अगेन इन 1946। तो 1946 में फिर से इलेक्शन जब बने, तो श्री कृष्ण सिंह एज्यूम करें पोस्ट ऑफ सीएम रिप्रेजेंटिंग द कांग्रेस। ओके, 36 मेंबर वर इलेक्टेड हुए टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोमिनेंट एमंग देम सरोजनी नायडू, ठीक है, इलेक्ट हुई थी। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, etc।
तो हम लोग जानते हैं 1946 में फिर से फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, द फर्स्ट प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट बेसिस पे। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ था, तो क्वेश्चन बनते हैं 1952 में। ऑप्शन होते हैं 51, 52, 53, 54। तो 52 में इन विच इलेक्शन वर हेल्ड फॉर 330 सीट्स। तो उस समय बिहार की, चूँकि झारखंड भी बिहार के पार्ट थे, तो 330 सीट्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सीट लड़े गए थे। वन मेंबर को नॉमिनेट किया गया था। द फर्स्ट जो आप सीएम बने थे इंडिपेंडेंट बिहार का, वो श्री कृष्ण सिंह बने थे। तो आप ये सब रिवाइज करते जाइए, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर द रिविजन्स ऑफ द पॉलिटी ऑफ बिहार। So on the basis of recommendation of State Organization Commission 1956, the number of seats in Bihar Legislative Assembly was increased to अब एक रिकमेंडेशन आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956। तो पहले कितना थे, 330 सीट्स थे एंड ठीक है, उसको 19 सीट्स में बढ़ा दिए गए। ठीक है, in the year 1977 the number of seats in Bihar legislature increase हुए and total 3 to 5 हो गया। ओके, तो ये है। एंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि नंबर ऑफ सीट्स बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 बच जाती है ना। तो अभी जो विधानसभा का चुनाव होता है वो 243 सीट्स के लिए होते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्त, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है एंड फंक्शनिंग हैव बीन, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फंक्शनिंग है वो आर्टिकल 152 टू 237 में मेंशन्ड है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अंडर आर्टिकल 152 टू 237 इन पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्टेट को देखें तो हम लोग मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो कि जुडिशरी इंडिकेटेड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट है। तो ठीक है, फंक्शन पर्पस के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स में क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, गवर्नर, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन असेंबली। स्टेट लेजिस्लेचर ये फॉर्म करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी गवर्नर होते हैं, देन सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। अगर आप बीपीएससी से कोई भी पोस्ट में आपकी सिलेक्शंस होती है तो आप स्टेट एग्जीक्यूटिव के आप पार्ट बन जाइएगा। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो गवर्नर देखते हैं। तो जो गवर्नर हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रियल हेड सीएम होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं गवर्नर। द गवर्नर हैज़, इनके पास पावर होती है ऑफ लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का। तो पावर मेंशन्ड है इन पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो गवर्नर है अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। टेन्योर होता है गवर्नर का, वो 5 साल का होता है और ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो मतलब प्रेसिडेंट इनको कभी भी जब चाहे अपने मन से इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इनकी कंडीशन क्या है अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट का, तो ये सिटीजन होने चाहिए एंड 35 ईयर एज होना चाहिए। ओके, और बाकी स्पेसिफिक वैसे कंडीशन है नहीं। तो पावर ऑफ द गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर, द गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीएम को, हम लोग जानते हैं मिनिस्टर्स को, देन एडवोकेट जनरल स्टेट का, देन चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर हाई ऑफिशियल्स। ओके, लेजिस्लेचर पावर, गवर्नर कॉल्स करते हैं द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेचर, कैन एडजर्न इट एंड कैन डिसॉल्व द असेंबली। कोई भी बिल है जो लॉ नहीं बनेगा जब तक गवर्नर अप्रूवल देंगे टू इट। ठीक है ना। इफ द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन ही कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इफ रिक्वायर्ड। ओके, तो ये सब लेजिस्लेटिव पावर थे। अगर सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल कौन सा 213 आर्टिकल के अंडर ये कर सकते हैं। देन फाइनेंस पावर, तो फाइनेंस पावर क्या है, तो फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है स्टेट असेंबली ओनली ऑन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर।
जुडिशियल पावर क्या है इनके पास, तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं गवर्नर इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। गवर्नर कैन रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ क्रिमिनल और पार्डन देम। इमरजेंसी पावर क्या है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रनिंग द गवर्नमेंट लीगली इन द स्टेट, अंडर 356 के तहत ये प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करते हैं स्टेट में, है ना। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल गवर्नर डायरेक्टली बिकम बन जाते हैं हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सो फॉर प्रेसिडेंट रूल जो कितना बार 8 बार लगे हैं, तो ये आप याद रखिएगा टोटल 8 बार बिहार में लग चुके हैं। लास्ट 2005 में लगे थे राबड़ी देवी के टाइम में। सो इनके पास कुछ डिस्क्रिप्शंस बेस्ड पावर हैं, 6 हैं। जैसे गवर्नर परफॉर्म करता है मोस्ट ऑफ द टास्क इन द कंसल्टेशन विद कैबिनेट, ओके, बट सम टास्क सच एज गिविंग एशन टू बिल, dissolving the assembly, then appointing the CM when no party has a clear majority, he decide on his own discretion। ये सारा कुछ अपने अपनी नॉलेज के हिसाब से डिसाइड करते हैं, मतलब इनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती किन्हीं का। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आप देख लीजिए, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट आर्टिकल अंडर आर्टिकल 152 से 237 में मेंशनड है। तो डेफिनेशन 152 बताता है, गवर्नर स्टेट 153 में है, एग्जेक्टिव पावर स्टेट 154 में, अपॉइंटमेंट 155 में है। देन द टर्म ऑफ ऑफिस है 156 में, क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है 157 में। देन कैबिनेट ऑफ गवर्नर ऑफिस है कितना में, गवर्नर ऑफिस 158 में। ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर ये 159 में है। 160 डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसी। 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड अदर। 162 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 163 में है, ओके। एडवोकेट जनरल जो स्टेट का 165 में है। कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट 166 में है। देन ड्यूटी जो है सीएम का, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये पीबीआई, कि सीएम का ड्यूटी होता है रिगार्डिंग फर्निशिंग और इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नर, वो 167 में है। सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशंस एंड डिसोल्यूशन ये 174 में है। राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस और हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये 175 में है। 176 में स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। एसेंट टू बिल 200 है, जैसे 3 तरह का एसेंट होता है, रिटर्न कर सकता है, रख सकता है ना, इस तरह से। 201 में बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देन वो क्या है, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए 213 है ना। उसके बाद जो 217 है वो गवर्नर बीइंग कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। 233 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय गवर्नर। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आप देख लीजिएगा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। देन लिस्ट ऑफ गवर्नर्स अगर बिहार का देखते हैं, तो पहला जो ब्रिटिश टाइम के टाइम में पहले जो गवर्नर थे वो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, ठीक है, 35 से 37 तक, ओके। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। फिर लिस्ट ऑफ गवर्नर बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, जयराम दौलत राम थे, ठीक है ना, जयराम दास दौलत राम, तो ये पूछता है, ओके। तो सेकंड थे माधव श्री हरि अने। देन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अभी करेंट हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सर, ठीक है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट है कि जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद ऐसे गवर्नर हुए हैं बिहार के जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 44th गवर्नर है इंडिपेंडेंट बिहार का, तो ये आप याद रखिएगा। एंड एक्टिंग, दिस मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज वैकेंट, when the post is vacant the justice of high court of state takes over the charge of। तो हाँ, मतलब जो भी गवर्नर का, जब भी गवर्नर का पोस्ट वैकेंट होते हैं तो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, वो चार्ज ले लेते हैं गवर्नर का, तो इन्हें एक्टिंग गवर्नर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके फ्रेंड। देन हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेचर ऑफ बिहार स्टेट इज बाइकामेरल in which legislature council is the upper house, ओके। तो लेजिस्लेचर हैं ऑफ बिहार बाइकामेरल होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो अपर हाउस होते हैं। हम लोग जिस तरह से
ये पार्लियामेंट संसद का कॉन्सेप्ट है। लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस एंड राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। इस हिसाब से विधान परिषद को अपर हाउस उच्च सदन से जाना जाता है। इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं किए जा सकते, विघटित नहीं किए जा सकते। देन द फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये डिस्क्राइब्ड है अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। देन हम लोग आगे देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो जो लेजिस्लेचर ऑफ बिहार है, 1 मिनट फ्रेंड। ओके, तो तो हम लोग देख लिए सेम पेज रिपीटेशन से। तो स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्ट्रक्चर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का 171 में है। एक्चुअली 169 ये फॉर्मेशंस या मतलब फॉर्मेशंस या टर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताता है। देन 170 बताता है क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रक्चर के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो ये तो फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन या मतलब टर्मिनेशन, ठीक है। 171 जो स्ट्रक्चर बताता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्क्राइब्ड हुए हैं इन आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इट हैज ऐसा क्लैरिफाई हुआ है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मतलब सपोज अगर बिहार में 243 सीट्स हैं, तो इनके 1/3 अगर देखते हैं तो कितना होता है, 80 होते हैं, राइट। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सीट्स हैं वो 75 है। तो मतलब है कि मतलब 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो मिनिमम नंबर है, मतलब बिहार में 80 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट एक्चुअल में 75 ही है। तो मिनिमम नंबर कैन नॉट बी लेस देन 40। ओके, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कब हुए थे बिहार में? 20 जनवरी 1913 को ही, इन द ऑडिटोरियम ऑफ पटना कॉलेज। ऑन द बेसिस सेंटेनरी ईयर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज सेलिब्रेटेड इन 2013। ओके, द टोटल नंबर ऑफ सीट इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 है, अभी जस्ट देखा। देन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है विच इज नेवर डिसॉल्व्ड। 1/3 of its member retire every 2 years. द टेन्योर ऑफ मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 years, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1/3 ऑफ मेंबर है वो रिटायर कर जाते हैं, राज्यसभा की तरह ही कॉन्सेप्ट है। और टेन्योर जो होते हैं वो 6 year के होते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ये इनका सिलेक्शंस कैसे होता है। तो 1/3 जो मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर द्वारा की अपॉइंट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। देन 1/3 लोकल बॉडीज द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। 1/6 जो है वो गवर्नर साहब रिकमेंड करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। देन 1/12 टीचर द्वारा किया जाता है, एंड 1/12 हम जैसे ग्रेजुएट लोग इलेक्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग डिटेल में देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोअर हाउस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और इज द लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज़ टेम्पररी हाउस। फ्रेंड, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन अभी एट प्रेजेंट कौन से स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। एक तो बिहार हो गए, एंड कहाँ कहाँ प्रपोज्ड है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी स्ट्रक्चर्स है, मैक्सिमम नंबर जो ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव ये 500 हो सकते हैं, एंड मिनिमम 60 हो सकते हैं। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल का देखा, मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं, है ना। तो ये है द फर्स्ट मीटिंग जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविंशियल ऑडिटोरियम ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव, अब ठीक है ना। ये फर्स्ट मीटिंग लेजिस्लेटिव असेंबली का ये कब हुआ था? 7 Feb 1921 ऑन द बेसिस सेंटेनरी ईयर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
2021 को मनाया गया। द नंबर ऑफ सीट्स इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ये 243 फिक्स किया गया। आउट ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो 38 सीट है वो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए। ये आप याद रखिएगा, 38 सीट शेड्यूल कास्ट, देन 2 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस 1 सीट रिजर्व जो पहले थे वो आपको बाद में हटा दिया गया। इसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है ना। तो ये है। ओके फ्रेंड, देन टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल होता है अंडर सर्टेन, जब तक ये मेजोरिटी एंजॉय करते हैं। इट कैन बी डिजॉल्व इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म्स, है ना। देन ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली में। तो 1913 में कितना थे, अभी प्रेजेंट कितना है ना। तो 1977 में ये जब झारखंड साथ में थी तो मतलब ज़्यादा था। जब इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम में 331 थे, है ना। एंड एट प्रेजेंट तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये 331 थे, बाद में थोड़ा सा घटे थे, ठीक है। और झारखंड के बनने के बाद 243 रह गए। देन सीएम, तो देखते हैं फ्रेंड। तो ओके फ्रेंड, अब हम लोग सीएम के बारे में देख रहे हैं। तो सीएम रियल हेड होते हैं एंड रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो सीएम साहब होते हैं। देन एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम, जो असिस्ट करते हैं गवर्नर को अंडर आर्टिकल 163। तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। देन गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीएम अंडर आर्टिकल 164। गवर्नर जो हैं वो सीएम को अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 164। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इनको एज ए सीएम इलेक्ट कर दिया जाता है। देन गवर्नर एडमिनिस्टर्स करते हैं द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू सीएम। ओके, तो ये गवर्नर साहब जो हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब जो भी शपथ सेरेमनी होती है मतलब सीएम के लिए, ठीक है। द टेन्योर ऑफ सीएम इज नॉट फिक्स नहीं होते हैं। ही एक्चुअली वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर, बट इसका मतलब यही नहीं कि गवर्नर इनको जब भी चाहे वो अपॉइंट कर सकते हैं। वो जब तक मेजोरिटी में है अपना सीएम अपने हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। Generally, the tenure is 5 years, but governor decide the tenure according to majority situation. Okay. Then CM is like a PM of the country in the state. सही बात है, स्टेट के लिए PM CM ही होते हैं। तो CM प्रिसाइड होते हैं, प्रिसाइड करते हुए द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। ओके, देन आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ सीएम। तो पहला हम लोग देखे थे कि ब्रिटिश टाइम में पहला जो मोहम्मद यूनुस थे 1937 में इंडिपेंडेंट, उसके बाद गए थे कुछ समय बाद जुलाई में श्री कृष्ण सिंह। फिर वो मतलब देन विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया गया था 1946 में, फिर से इलेक्शन हुए थे तो श्री कृष्ण सिंह आए थे। एंड इंडिपेंडेंट टाइम में भी यही रहे थे, है ना, 1961 तक। तो लगभग 15 ईयर यहाँ पे है। एक एक्टिंग आए थे दीप नारायण सिंह, आप देख लीजिएगा। एंड अभी लॉन्गेस्ट सर्विंग जो करेंट के हैं वो नीतीश कुमार साहब हैं। देन 15 से अभी प्रेजेंट तक, ठीक है। 9th टाइम बने हैं ये 28 जनवरी 2014 में। ये इम्पोर्टेंट है कि 9 टाइम है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल तो मोहम्मद यूनुस। देन फोर्थ सीएम इंडिपेंडेंस श्री कृष्णा सिंह, हम लोग देख लिए। देन फर्स्ट हरिजन सीएम जो है ये क्वेश्चन आती है, हरिजन सीएम ऑफ द बिहार ये भोला पासवान शास्त्री जी हैं। देन फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम ऑफ बिहार महामाया प्रसाद सिन्हा है। फर्स्ट मुस्लिम सीएम ऑफ बिहार ए अब्दुल गफूर है। फर्स्ट विमेन सीएम ऑफ बिहार श्रीमती राबड़ी देवी है। देन सीएम विथ लॉन्गेस्ट टेन्योर इन बिहार ये श्री नीतीश कुमार जी हैं, है ना। तो फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन है, अब्दुल गफूर, ये आप याद रखिए। देन हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर जो इंडिपेंडेंस हुई थी 1947,
एक एक्ट बनाया गया था रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम इन बिहार। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, बिहार गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करा बिहार पंचायती राज एक्ट 1992। उसके तो एज पर जो रिकमेंडेशन है बलवंत राय मेहता सर जी का कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, तो ये ऑपरेशनल कर दिए गए थे 2001 से टू मेक पंचायती राज सिस्टम मोर स्ट्रॉन्ग। अब चूँकि अब बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव, स्ट्रॉन्ग और एम्पावरमेंट के लिए बिहार ने अपना बिहार पंचायती राज एक्ट लाया था 2006 में, तो ये इम्पोर्टेंट है। इनके मेन प्रोविजन थे वो ये थे कि देयर आर 3 लेवल ऑफ पंचायती राज, जो कि बलवंत राय मेहता सर भी बताते हैं। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, देन जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, इसमें ये है 3 लेवल पंचायत है। देन 50% रिजर्वेशन होंगे वीमेन ऑल लेवल, जैसे ग्राम पंचायत लेवल पे भी, देन पंचायत समिति लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे। बैकवर्ड क्लास will have maximum 20% रिजर्वेशन एट ऑल लेवल। द बैकवर्ड क्लास के पास 20% रिजर्वेशन होंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी वो उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे फिक्स नहीं है SC/ST का रिजर्वेशन, ये इनको पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि मतलब 10% 15% रिजर्वेशन है, बट नो, पॉपुलेशन के हिसाब से है। इन टोटल रिजर्वेशन शेड्यूल का ट्राइब और बैकवर्ड क्लास एट ऑल लेवल 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इलेक्टेड पोस्ट होल्डर्स ऑफ पंचायती राज विल हैव स्टेटस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, है ना। तो अब जो भी पोस्ट होल्डर हैं उनको पब्लिक सर्वेंट्स का स्टेटस दिया जाता है। पंचायती राज इलेक्शन हेल्ड होते हैं अंडर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, है ना। तो जैसे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, बट ये पंचायती लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। ओके, देन स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद अंडर बिहार पंचायती राज एक्ट कितना है, तो जिला परिषद 38 है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो पंचायत समिति 533 है, ये ब्लॉक लेवल पे है, तो इतना ब्लॉक होंगे। देन ग्राम पंचायत 8058 है। ठीक है, तो ये सब फिर डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। ग्राम सभा, दिस इज द लार्जेस्ट असेंबली होते हैं ये अंडर पंचायती राज। ठीक है, ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेजर्स आर मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जो भी वोटर्स होते हैं वो ग्राम सभा के क्या होते हैं, ऑल द वोटर्स ऑफ विलेज आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। तो गैप जो होते हैं बिटवीन 2 मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा, ये 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस में 6 मंथ दे सकता है, तो आप याद रखिएगा ये 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज ऑर्गेनाइज बाय मुखिया एंड कोरम ऑफ द ग्राम सभा इज 1/20 ऑफ द टोटल मेंबर, मतलब मिनिमम टोटल मेंबर के 120 पार्ट्स तो होने चाहिए। ठीक है, ईच मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इज प्रिसाइडेड बाय मुखिया ऑफ द कंसर्न ग्राम पंचायत एंड हिज अब्सेंस बाय द डेप्यूटी मुखिया। ओके, इसके बाद मेन फंक्शन वर्क ऑफ द ग्राम सभा होते हैं, वो कोऑपरेट करना होता है इन डेवलपमेंटल वर्क्स, आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज, देन गिव कंट्रीब्यूशन, प्रमोट हार्मनी, सुपरवाइज द वर्क बाय मॉनिटरिंग कमिटीज। ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत फॉर्म किए जाते हैं फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 7000 बाय इंक्लूडिंग द इलेक्टेड मुखिया, डेप्यूटी उप मुखिया एंड वार्ड मेंबर। द टेन्योर होते हैं ग्राम पंचायत का 5 साल का होते हैं। द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत कंप्लीट किए जाते हैं विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, है ना। ये है इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत विल बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। मुखिया, तो मुखिया का क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं डायरेक्ट वोटिंग द्वारा। डेप्यूटी मुखिया इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मेजोरिटी ऑफ वार्ड मेंबर। ठीक है, वार्ड मेंबर क्या है, 1 वार्ड मेंबर इलेक्टेड फॉर ईच वार्ड बाय डायरेक्ट वोटिंग, 1 वार्ड मेंबर इलेक्टेड फॉर एवरी 500 पॉपुलेशन। तो
हर एक 500 पॉपुलेशन के लिए एक वार्ड मेंबर होते हैं। अब मुखिया एंड डेप्यूटी मुखिया अपना रेजिग्नेशन लिख सकते हैं देमसेल्फ एंड गिव इट टू डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद द वार्ड मेंबर कैन राइट हिज रेजिग्नेशंस himself and give it to मुखिया। आफ्टर 7 days his post will become vacant। उसके पोस्ट जो है वो खाली हो जाएंगे, है ना। द quorum of the meeting of ग्राम पंचायत will be half of the total number of members। तो कोरम जो है ग्राम पंचायत के हाफ होंगे टोटल मेंबर्स के। ठीक है। ग्राम कचहरी तो ग्राम कचहरी क्या होती है? ग्राम कचहरी होता है फॉर जुडिशियल फंक्शन इन एवरी ग्राम पंचायत एरिया। हेड ऑफ द ग्राम कचहरी इज द सरपंच हु इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोटिंग, है ना। देन 1 पंच मेंबर होते हैं फ्रॉम ईच वार्ड ऑफ द ग्राम पंचायत बाय डायरेक्ट वोटिंग। इलेक्टेड पंच मेंबर एंड सरपंच ये इलेक्ट करते हैं डेप्यूटी सरपंच फ्रॉम एमंग देमसेल्फ बाय इनडायरेक्ट वोटिंग। इसके बाद एक सेक्रेटरी एंड लीगल फ्रेंड भी होते हैं आर अपॉइंटेड टू असिस्ट ईच ग्राम कचहरी। तो सरपंच एंड डेप्यूटी सरपंच अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं बाय गिविंग ए हैंड रिटन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ओके। तो आप पीपीएससी के थ्रू आप पंचायती राज ऑफिसर बन सकते हैं। तो आपको जो भी सरपंच और डिप्टी सरपंच ही आपको देंगे, मतलब अपना रेजिग्नेशन। Any punch of the Gram Kacheri submits his resignations by giving a handwritten application to the सरपंच। इसके बाद पंचायत समिति। तो पंचायत समिति होते हैं एट द ब्लॉक लेवल। 1 पंचायत समिति मेंबर इलेक्टेड फॉर एवरी 5000 पॉपुलेशन। पंचायत समिति मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं बाय डायरेक्ट वोटिंग, है ना। आफ्टर द इलेक्शन पंचायत समिति मेंबर इलेक्ट करते हैं चीफ एंड डेप्यूटी चीफ फ्रॉम among the members, है ना। चीफ एंड डेप्यूटी चीफ among the members। चीफ एंड डेप्यूटी चीफ आर इलेक्टेड बाय पंचायत समिति मेंबर बाय इनडायरेक्ट वोटिंग। द चीफ प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग ऑफ द पंचायत समिति। जो चीफ होते हैं गिव्स रेजिग्नेशन राइटिंग सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो जो चीफ होते हैं मतलब पंचायती समिति के, वो एसडीएम साहब को अपना वो देते हैं रेजिग्नेशन। दो डेप्यूटी चीफ गिव्स रेजिग्नेशन हैंड रिटन फॉर्म टू चीफ। ओके। द पंचायती समिति नंबर गिव्स हिज रेजिग्नेशन इन हैंड रिटन फॉर्म टू चीफ। ओके। इसके बाद जिला परिषद। तो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। जिला परिषद वर्क करता है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड गाइडेंस फॉर द ग्राम पंचायत पंचायत समिति। मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोटिंग ऑन ए पॉपुलेशन ऑफ 50,000। तो मेंबर ऑफ जिला परिषद डायरेक्ट वोटिंग एंड जो 50,000 का जो होता है पॉपुलेशन उस पर किए जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ जिला परिषद इलेक्ट द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम एमंग देमसेल्फ बाय इनडायरेक्ट वोटिंग। ठीक है। द चेयरमैन gives his resignation hand writing to the district magistrate and vice chairman gives his resignation in hand writing to chairman। ठीक है। तो ये है चेयरमैन जो है जिला परिषद के, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देते हैं। वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो चेयरमैन को देते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो जो भी वाइस होते हैं चाहे वो पंचायत समिति में वो चीफ को देते हैं, चीफ पंचायत वाला में एसडीएम को, यानी यहाँ पे डीएम साहब को। तो जिला परिषद मेंबर गिव्स चेयरमैन। ठीक है, अभी देखा। उसके बाद हम लोग ये द मेथड ऑफ इलेक्शन एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पंचायती राज, है ना। तो मुखिया का डायरेक्ट होता है, डेप्यूटी का इनडायरेक्ट होता है, वार्ड मेंबर का डायरेक्ट होता है, प्रमुख का इनडायरेक्ट होता है, डेप्यूटी इनडायरेक्ट होता है, पंचायत समिति मेंबर का डायरेक्ट होता है, जिला परिषद चेयरमैन का इनडायरेक्ट होता है, जिला परिषद डेप्यूटी चेयरमैन इनडायरेक्ट होता है, जिला परिषद सदस्य मेंबर का डायरेक्ट होता है, सरपंच का डायरेक्ट होता है, डेप्यूटी इनडायरेक्ट होता है, पंच का डायरेक्ट होता है। तो आप याद रखिएगा रेजिग्नेशन किनको किनको देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपैलिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ लोकल फैसिलिटी इन अर्बन एरिया। तो अब म्यूनिसिपल सेम चीज़ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए म्यूनिसिपैलिटी फॉर्म हुए हैं। द बिहार म्यूनिसिपैलिटी एक्ट
इम्प्लीमेंटेड हुए थे फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत इन बिहार बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। अंडर दिस पार्ट 9A को इंक्लूड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल भी ऐड हुए थे इन विच 18 एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट, ठीक है ना। और उधर क्या बोलते हैं पंचायती राज के लिए कितना थे 29 सब्जेक्ट्स हैं। बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 भी आए हैं, जिस तरह से बिहार पंचायती राज एक्ट आए हैं, बिहार म्यूनिसिपल एक्ट भी आए हैं 2007। मेड प्रोविजन फॉर 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नेंस, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। Members are selected for 5 years through direct election in urban bodies. In this reservation has been arranged as per the provision of Panchayati Raj. Okay. Urban self government. तो इन बिहार द म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2007 प्रोवाइड करता है 3 टायर स्ट्रक्चर अर्बन सेल्फ गवर्नेंस, जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये आप याद रखिएगा, ये 3 टायर है इस तरह से। एक नगर पंचायत है, पंचायत, देन परिषद, परिषद है, देन निगम है। ओके, ये देखिएगा, याद रखिएगा। द मेंबर ऑफ नगर निगम आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोटिंग, देयर टेन्योर इज 5 years। एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी कितना है 261, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 19 है, काउंसिल 88 है, नगर पंचायत कितना है नगर पंचायत है 154। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप याद रखिएगा। तो सबसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये पॉपुलेशन के हिसाब से म्यूनिसिपल काउंसिल 88 है, नगर पंचायत 154 है। द स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्चुअली आर्टिकल 243 आई में है और पार्ट 9 एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। इस तरह से फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। इस तरह से स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फाइनेंस। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो ये अंडर आर्टिकल 165, if I'm not wrong, लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 165 इंडिया को प्रोवाइड फॉर एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल होते हैं मतलब सेंटर के लिए, एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है। द एडवोकेट जनरल गिव्स लीगल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट, तो एडवोकेट जनरल लीगल एडवाइस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। एडवोकेट जनरल कैन पार्टिसिपेट एंड स्पीक इन बोथ द हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर बट ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन द हाउस, ठीक है। जुडिशरी इन बिहार, तो हाई कोर्ट ऑफ पटना इज एट द टॉप इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ स्टेट। एंड जो हाई कोर्ट है पटना का जुडिशियल सिस्टम स्टेट के हाईएस्ट पोजीशन होते हैं। पटना हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे 3 February 1916 को अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो ये पूछ सकता है कि कौन से इंडिया एक्ट से आए थे ये, तो कौन से एक्ट से आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 से। फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के, वो सर एडवर्ड माइनार्ड डेस चैम्पियर थे। देन द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट ये कौन है, के विनोद चंद्रन साहब है। देन हाई कोर्ट ऑफ पटना के पास 29 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस एंड 14 एडिशनल जजेस, है ना। तो ये है जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। द अपॉइंटमेंट इज मेड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज सोन बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न स्टेट। क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज क्या होना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड हैव 10 years of experience judicial work in India, or he should have been an advocate in high court or courts for 10 continuous years, ठीक है ना। तो he should have been advocate in high court and courts for 10 continuous years, ठीक है। The judges of high court can remain in office till the age of 62 years, ठीक है। The judges of high court can remain in office till the age of 62 years. Jurisdiction and power of High Court. Original jurisdiction. Right to hear dispute in the first instance.
इंस्टेंस इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये मतलब जुडिक्शन क्या क्या है, मतलब ओरिजिनल जुडिक्शन में राइट टू हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है ना, रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। रीट जुडिक्शन में क्या आते हैं, ये मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीट इशू कर सकते हैं, है ना, अगर आपकी जो भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो, है ना, जैसे हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोविजन टाइप का, तो ये सब है। हाई कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। एपलेट में क्या है कि एपलेट कोर्ट की तरह काम करते हैं, ये है अपील्स क्या होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, ये यहाँ सुना जाता है हाई कोर्ट में। सुपरवाइजरी जुडिक्शन, सुपरवाइजरी जुडिक्शन में क्या हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। Control over subordinate courts. They have the right to appoint, promote judges of subordinate courts. Court of record. The High Court is a court of record, and decisions given by High Court are kept as record and evidence. The High Court has the right to punish on the basis of judicial contempt, है ना, तो कंटेम्प्ट लगाने के पास पावर भी होती है। देन सेवंथ क्या है, ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 and 226 हाई कोर्ट कैन एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एक्ट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इन द judicial system of Bihar High Court, there are subordinate courts at the district and sub-divisional levels, ठीक है ना सर, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल लेवल पे कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अंडर, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस गवर्नर द्वारा अपॉइंट होते हैं इन कंसल्टेशन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 233, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव द स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। स्टेट पे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद डिवीज़न लेवल पे कमिश्नर साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम साहब होते हैं, सब डिवीज़न लेवल पे एसडीओ साहब होते हैं, ब्लॉक सर्कल लेवल पे बीडीओ और सर्कल ऑफिसर होते हैं, है ना। तो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट इज चीफ सेक्रेटरी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट चीफ सेक्रेटरी होते हैं। The chief secretary is the head of the secretariat. The chief secretary has control over all department, ठीक है, तो चीफ सेक्रेटेरिएट के पास हेड होते हैं ऑफ द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हैज द कंट्रोल ओवर ऑल डिपार्टमेंट। चीफ सेक्रेटरी इज द चीफ एडवाइजर, तो चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं, चीफ एडवाइजर टू सीएम, है ना, चीफ सेक्रेटरी इज द चीफ एडवाइजर टू द सीएम। द चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट, चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं, कैबिनेट का सेक्रेटरी होते हैं। तो सारा मतलब जो भी सबसे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है वो चीफ सेक्रेटरी साहब की होती है। इसके बाद 2024 में जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो बीजेपी को 12 सीट्स मिले थे, जनता दल को 12 सीट्स मिले थे, एलजेपी उनको मिले थे, ठीक है, 5 सीट। देन आरजेडी को 4 सीट मिले थे, आईएनसी को 3 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीट, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एचएएम को 1 सीट मिले थे, जो जीताराम मांझी के अंडर में है, ठीक है, तो इनको एमएसएमई मिनिस्टर भी बनाया गया है। देन करेंट स्टेटस ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, तो मतलब अगर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी को 79 सीट, बीजेपी को 78 एंड जनता दल को 45 सीट्स मिले थे। फिर उसके बाद आईएनसी को 19, कम्युनिस्ट पार्टी को 12, एचएम को 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 2, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया 2, ठीक है, AIIM को 1, इंडिपेंडेंट को 1, टोटल 243। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी ऑफ बिहार। आप होप आप एंजॉय किए होंगे, एंड ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार फास्ट रिवीजन कर सकते हैं इससे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल जो है BPSC सारथी करके, BPSC सारथी, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप सर्च कर सकते हो। ओके फ्रेंड, सी यू।